हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पिछले वीडियोज में मैंने अपने एसए और जीएस पेपर 2 की पॉलिटी सेक्शन की कॉपी आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया दोस्तों। और उस वीडियो के नीचे कमेंट कई सारे फ्रेंड्स ने किया था कि आप लोगों को मेंस की मेरी स्ट्रेटजी, मेंस की बुक लिस्ट आदि संबंधित वीडियो शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, इस चैनल को स्टार्ट करने का उद्देश्य ही था कि जो भी फेलो एस्पिरेंट है उन्हें मेरे जो भी अनुभव है उससे कुछ हेल्प मिल सके। परंतु जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 17th बीपीएससी सिलेक्टेड ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शेड्यूल हो गई है, जिसमें हम लोग की ट्रेनिंग बीपार्ट गया और बीपार्ट पटना में होने वाली है। तो उससे संबंधित जो भी ज्वाइनिंग की प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी डॉक्यूमेंट्स मुझे रेडी कराने थे, तो जिसमें मैं अभी काफी व्यस्त चल रही हूँ। और क्योंकि मैं पहले से ही जॉब में थी, तो फिर उस जॉब से रिजाइन से संबंधित प्रोसेस और भी कई सारे डॉक्यूमेंटेशन मुझे करने हैं, जिस कारण मैं अभी कुछ भी नई वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि जितने प्रोसेस जॉब ज्वाइन करने में होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रोसेस जॉब से रिजाइन करने में होते हैं। तो उससे संबंधित मुझे अभी कभी काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं, जिस कारण से कोई भी नया वीडियो या कोई भी नया टॉपिक मैं नहीं ला पा रही हूँ। तो आज के वीडियो में चलिए हम लोग बात करेंगे कि मेरी जो जीएस पेपर 2 की जो सेकंड सेक्शन होता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की, उसकी कॉपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये है मेरी जीएस पेपर 2 की सेक्शन 2 की कॉपी। देखिए, सेक्शन 2 में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से मिलाकर आपको 5 शॉर्ट्स और 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते हैं। हालांकि 17th बीपीएससी में ज्योग्राफी का ही ज्यादा वेटेज था, इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कम देखने को मिले थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए कि मैंने कैसे किस किस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया है। तो पहला जो ये क्वेश्चन था कि भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियां और तंत्र और उनके स्थानिक विस्तार के साथ समझाइए। 8 नंबर का क्वेश्चन था ये शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ सीधा विशेषता से शुरू किया है कि क्या क्या शीतकालीन वर्षा के कारण क्या है। उत्तरी पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता, ये मैंने लिख दिया है। फिर मैंने इसका टाइम पीरियड बता दिया है कि सितंबर से स्टार्ट होकर चलती है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण स्थलीय भाग से हिंद महासागर की ओर से चलती है। ऐसे फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। आगे फिर विस्तार के लिए मैंने यहाँ दे दिया है कि पंजाब में वर्षा कराती है, रबी फसल के लिए लाभदायक है और कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है। और ये मैंने एक मैप बना दिया है यहाँ पे, जिसमें मैंने दिखा दिया कि इधर से पश्चिमी विक्षोभ है, उत्तरी पूर्वी मानसून आ रही है, कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है। ये मैंने एक छोटा सा मैप बना के इसे दर्शाने का कोशिश किया है। तो ये शॉर्ट में क्वेश्चन था, तो मैंने इसे एकदम शॉर्ट में लिखने का कोशिश किया है, क्योंकि इसमें जीएस पेपर 2 में आपको इतना लिखना होता है कि अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिखने लग जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन को, तो फिर आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं छूट जाएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन था मैंग्रोव वन का, कि मैंग्रोव वन आवरण के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ को उदाहरण दीजिए। तो फिर मैंने यहाँ मैंग्रोव का परिभाषा सीधा बता दिया है कि समुद्री तटों के किनारे दलदलीय भूमि में उगने वाले वन मैंग्रोव वन कहलाते हैं। फिर मैंने यहाँ आईएसएफआर का रिपोर्ट जो था उसे यहाँ पे इंक्लूड किया है कि इसके अकॉर्डिंग भारत में मैंग्रोव वन 4992 किलोमीटर है। इधर मैंने छोटा सा एक मैप बना दिया है द्वीपीय भारत का, जिसमें मैंने दिखा दिया है कि यहाँ यहाँ मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। आगे फिर मैंने इसका विस्तार दिखा दिया है गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक। फिर सीधा क्वेश्चन पे मैं जंप कर गई हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन में जो की पॉइंट है, जो क्वेश्चन का डिमांड है, उसको जरूर एड्रेस करना है, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो फिर मैंने यहाँ सीधा पर्यावरणीय लाभ लिख दिया है बीच में, चारों साइड से फ्लो चार्ट के रूप में इसे दिखा दिया है कि चक्रवात और सुनामी से बचाता है, कई जलीय जीव का प्रजनन क्षेत्र, जैव विविधता, कार्बन शोषक, एकदम की पॉइंट मैंने यहाँ लिखने का कोशिश किया है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में था आर्थिक लाभ। तो फिर मैं अगले पेज में इस पे आ गई हूँ कि आर्थिक लाभ इसके क्या क्या है। कई महत्वपूर्ण वन जो आर्थिक रूप से लाभकारी है, खनिज संसाधन है, मत्स्य पालन है, समुद्री जीव और समुद्री कल्चर है, कई तरह के महत्वपूर्ण वृक्ष है, औषधीय गुण वाले, ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद फिर मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट करने का कोशिश किया है। इसका निष्कर्ष इस प्रकार मैंने लिखा है कि इस प्रकार मैंग्रोव वन तटीय जनसंख्या के आर्थिक लाभ प्रदान करती है तथा पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण है। इसके बचाव हेतु केंद्र सरकार की मिस्टी पहल शुरू की गई थी। दोस्तों, ये मैंने कभी प्रीलिम्स में पढ़ा था, तो मुझे ये याद था कि मैंग्रोव से रिलेटेड मिस्टी पहल है, तो मैंने इसे लिख दिया ताकि मेरे आंसर थोड़ा सा इनरिच हो सके। तो देखिए, मैंने ये इस प्रकार से लिखा है मैंग्रोव वन का। मुझे लग रहा है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने एकदम अच्छा दिया है। बाकी अब तो मार्क्स आएगा, इवेल्युएटेड कॉपी आएगा, तभी पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में मुझे कितने मार्क्स मिले। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को लेकर काफी खुश थी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन था ये मिलेट से संबंधित। तो मैंने इसका ये क्वेश्चन पूछा है कि मिलेट की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। तो बस मैंने यहाँ से शुरुआत की है कि वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिलेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया है। फिर ये आगे लिखा कि खाद्य और सुरक्षा पोषण स्तर में सुधार हेतु महत्वपूर्ण है। भारत में मुख्य रूप से इसके लिए क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं, मैंने सीधा इस पे आ गई हूँ सीधा कि क्या क्या होना चाहिए। शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, वर्षा, कम तापमान, 30 डिग्री से अधिक, कम जल की आवश्यकता, मिट्टी लाल और पीली बांगर मिट्टी में ये मिलेट उपजाए जाते हैं, ये मैंने लिख दिया है।
फिर मैंने यहाँ लिख दिया कि गुजरात और राजस्थान इसकी मुख्य रूप से खेती होती है। फिर मिलेट के क्या क्या एग्जाम्पल है होते हैं, बाजरा, ज्वार, रागी से मैंने लिख दिया है। हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे एक मैप बनाना चाहिए था जिसमें मैं दिखा सकती कि गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी का अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें मतलब कोशिश ये करना चाहिए कि छोटा सा भी मैप जरूर उसमें बना देना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसे भारत की ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज है। बट मैं इधर टाइम के अभाव के कारण इस क्वेश्चन में नहीं बना पाई हूँ। फिर मैंने इसका निष्कर्ष लिख दिया कि पोषण, सुरक्षा और ग्लूटेन फ्री होने के साथ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। फाइबर की प्रचुरता के कारण इसकी मांग अधिक है। बस इसके बाद फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आ गई हूँ। फिर अगला क्वेश्चन था मखाना के उत्पादन से संबंधित, कि मखाना के लिए उपयुक्त परिस्थिति क्या है, उत्पादन और विपणन के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, ये क्वेश्चन था। तो मैं सीधा फिर यहाँ आ गई हूँ क्वेश्चन में कि मखाना को सुपर फूड कहा गया है, बिहार में इसकी खेती की जाती है, भारत के कुल उत्पादन का 90% बिहार में उपजता है, ये मैं लिख दी हूँ। फिर सीधा मैं यहाँ आ गई हूँ कि खेती के लिए उपयुक्त परिस्थिति क्या है, ये पूछा गया था, तो मैं बस इसे फ्लो चार्ट में दिखाई हूँ कि अधिक जल वाले क्षेत्र में मिट्टी जलोढ़ होनी चाहिए, तापमान कम 25 से 30 डिग्री और वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्र में मखाना का उत्पादन होता है, मैं ये लिख दी हूँ। फिर आगे था कि इसके उत्पादन और विपणन के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो फिर आगे मैंने इसे लिखा है कि इसके लिए जीआई टैग दिया गया है, मिथिला मखाना है। बजट 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा इसे बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है, ये मैं लिख दी हूँ। फिर मुझे ये डाटा याद आया कि अभी वर्तमान में बिहार में 500 करोड़ का मखाना का कारोबार है। अगर ये बोर्ड गठित हो जाता है तो 3000 करोड़ तक होने की उम्मीद है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर मैं इसका निष्कर्ष लिख दी हूँ कि इसको SDG गोल 2 से जोड़ते हुए कि ये खाद्य सुरक्षा और पोषण स्तर के लिए और SDG 2 को प्राप्त करने में भी मददगार हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिए उसको, उसका निष्कर्ष जो कहीं ना कहीं SDG गोल या फिर भारत के जो भी आगामी लक्ष्य हैं उससे ऐड करके आप इसका निष्कर्ष दीजिए, तो एक प्रभावी निष्कर्ष माना जाता है। फिर ये 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है कि 4 बड़े महानगरीय क्षेत्र में उसके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योग का वृद्धि और विकास पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन एकदम अनएक्सपेक्टेड था, कोई भी इसका प्रिपरेशन करके नहीं गया होगा, बस ऐसे ही एग्जाम में आ गया। तो फिर थोड़ा बहुत दिमाग में था कि 4 महानगर कहाँ का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो बस मैं पहले यहाँ एक मैप बनाई हूँ इंडिया का, चारों शहर लोकेट कर दी कि दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, चेन्नई महानगरों की स्थिति ये है। फिर ऑटोमोबाइल वृद्धि क्यों हो रही है लगातार, फिर मैंने ये दिखा दिया कि 21% जनसंख्या शहर में निवास करती है। उसके बाद फिर मैंने इसके लाभ और हानि बता दिए हैं कि लाभ क्या क्या है, रोजगार में वृद्धि, आर्थिक विकास है, जीवन स्तर में सुधार है, निवेश आकर्षित करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। हानि नदियों का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी चिंता है, स्वास्थ्य खराब है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरी रेटिंग कितनी ज्यादा खराब हो गई थी, मुझे खुद भी एकदम बेकार लग रहा है ये रेटिंग। फिर उसके बाद मैंने इसका निष्कर्ष लिखा है कि अगर ऑटोमोबाइल उद्योग का विस्तार होता है तो इससे सतत विकास लक्ष्य 9, 11 और 13 जो संभव हो सकती है। दोस्तों देखिए, ज्योग्राफी में आपको SDG गोल पूरा याद रहना चाहिए, ताकि आप वहाँ पूरा लिखना नहीं होता है कि 9 नंबर गोल क्या है, 11 नंबर गोल क्या है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट अगर उससे कनेक्ट हो रहा है तो आप सीधा वो लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने यही किया कि SDG गोल से इसको, जैसे मैंने मखाना वाले में किया था वैसे इस क्वेश्चन में भी किया कि SDG गोल से रिलेट करते हुए इस क्वेश्चन को मैं एंड कर दी हूँ। इसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 2 ऑप्शन रहते हैं। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है जिसमें एक प्रायद्वीपीय भारत का चट्टान और खनिज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, उसका संबंधित उत्खनन और खनन गतिविधियों के संबंध में चर्चा करने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन है जलोढ़ और पुरोढ़ वाला, अंतर स्पष्ट करने, उसकी निर्माण प्रक्रिया, विशेषता और वितरण पैटर्न, इसकी व्याख्या करने। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है जलोढ़ और पुरोढ़ वाला, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल थी, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन टैकल किया है। तो मैंने इसकी शुरुआत कर दी है कि भारत में मृदा की विविधता है, यह किसी आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए आवश्यक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 14 प्रकार की मृदा पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिख दी कौन कौन से प्रकार की पाई जाती है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि दोनों में अंतर क्या है, तो सीधा मैं क्वेश्चन पे आ गई हूँ, एक ऐसे लाइन खींच कर दोनों का दिखा दी हूँ कि जलोढ़ और पुरोढ़ में क्या क्या अंतर है। मैंने लिखा कि ये उर्वर है, ये पुरानी जलोढ़ है, ऐसे ऐसे करके मैं ये क्वेश्चन लिखी। फिर आगे है कि जलोढ़ मृदा के दोनों के निर्माण की प्रक्रिया भी पूछ रहा था, फिर मैं निर्माण की प्रक्रिया दिखाई कि जलोढ़ की क्या है और पुरोढ़ की क्या है, ऐसे मैंने लिखा है। फिर विशेषता है, देखिए क्वेश्चन में जो जो पॉइंट दिया गया है कि दोनों का निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, वितरण पैटर्न, तो ये तीनों को मैंने यहाँ लिखा आगे। ऐसे ही देखिए दोस्तों, आपको लिखना होता है GS पेपर 2 में या कोई भी सेक्शन में, अगर कोई क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछा जा रहा है तो आपको सारे एस्पेक्ट को टच करना है, सब टॉपिक बना बना के उसको लिखना है, ताकि आपका आंसर बेहतर हो, क्योंकि मार्क्स भी जो मिलता है वो सारे पॉइंट को आपने टच किया है या नहीं उस पर मिलता है। तो फिर मैं यहाँ दिखा दी निर्माण की प्रक्रिया, उसके बाद विशेषता है, तो फिर मैं विशेषता लिखी हूँ जलोढ़ का, फिर पुरोढ़ की विशेषता।
ताकि एग्जामिनर को डायरेक्ट दिखे कि भाई क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन का क्या डिमांड है, उसको कैंडिडेट ने फुलफिल किया है। फिर आगे था कि मिट्टी का वितरण क्या है, तो फिर मैं ये मैप बना के दिखा दी हूँ। बहुत गंदा ही मैप बन गया था ये, लेकिन फिर मैंने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। तो ऐसे मैं दिखा दी हूँ कि बांगर यहाँ है, जलोढ़ कहाँ कहाँ है, नदी थोड़ा थोड़ा दिखा दी हूँ कि कहाँ कौन सी नदी है। तो इस तरह से फिर इसकी वितरण पैटर्न का तो फिर मैं ऐसे लिख कर दिखाई हूँ कि ऐसे ऐसे इसका वितरण पैटर्न है। जलोढ़ का क्षेत्र कौन सा है, पुरोट का कौन सा क्षेत्र है, ये मैं लिख दी हूँ कि जलोढ़ का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल है। पुरोट का दक्षिणी पश्चिम बिहार, पश्चिम भारत, मध्य पठारी क्षेत्र ये है। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को एंड किया है। ये क्वेश्चन काफी लेंथी था, इसमें काफी सारे पॉइंट थे, आप देख सकते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, पहले तो दोनों में अंतर था, उसके बाद उदाहरण के साथ उसके निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता और पैटर्न, मतलब 3 और 1 4 एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया, 38 मार्क्स का। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, इसमें भी 2 ऑप्शन आपको दिए गए रहते हैं, दोनों में से आप किसी को जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चूज कर सकते हैं। तो एक ये क्वेश्चन था कि बिहार के जनसंख्या के पलायन के कारण, परिणाम और जनसंख्या को स्थिर करने के लिए सरकार के उठाए गए उपाय। और दूसरा क्वेश्चन था सौर ऊर्जा उत्पादन। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है कि बिहार की जनसंख्या के पलायन। देखिए, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पहले ये समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। तो देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें की वर्ड कौन सा है ये आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। इसमें क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या के पलायन के कारण, तो पहला ये हो गया कारण, दूसरा है परिणाम, और तीसरा दे रहा है कि इसको स्थिर करने के लिए सरकार के उपाय। तो ये 3 एस्पेक्ट पे हमको ये क्वेश्चन लिखना है। तो इसको देखिए मैंने किस प्रकार लिखा है। मैंने यहाँ डाटा एक दे दिया कि एक रिपोर्ट के अनुसार पलायन करने वाले लोगों की प्रतिशतता में बिहार के 14% लोग हैं। इससे क्या होता है कि आप जो बात कह रहे हैं तो उससे थोड़ा सा उसकी पुष्टि हो जाती है। कोई रिपोर्ट आप डाल दिए, कोई फैक्ट डाल दिए, तो फिर मैंने पलायन का यहाँ पे ये लिख दिया, परिभाषा लिख दिया है। उसके बाद फिर पलायन के कारण क्या किया, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया कि पलायन के कारण क्या है, तो फिर मैंने ये लिख दिया कि प्रतिभा पलायन है, बेरोजगारी है, अधिक जनसंख्या, अधिक गरीबी है, उद्योग की कमी है, कृषि पर निर्भरता है। उस टाइम जो भी मुझे याद आ रहे थे वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर आगे मैं इसको डील की हूँ कि कैसे क्या है। गरीबी अगर है तो गरीबी का रिपोर्ट क्या, नीति आयोग का रिपोर्ट आपको मैंने इसमें कोट किया है कि उसके अनुसार राज्य में 33.76% गरीबी है। ये सब इस तरह से क्या होता है कि आप जो बात कह रहे हैं तो उसका एक हो जाता है कि वैलिडेशन, कि आपने जो कहा वो सही है। फिर मैंने ऐसे लिखा है, कृषि पर निर्भरता मैंने दिखा दिया कि 76% लोग कृषि पर निर्भर है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में मेन डाटा का खेल है, आप इसमें जितना डाटा डालेंगे उसे उतना आपका आंसर अच्छा होगा। फिर मैंने इसका प्रभाव दिखाया, ये पलायन का प्रभाव क्या क्या होता है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आय का स्रोत कम हो रहा है, फिर गरीबी बढ़ती है, अनुसंधान कार्य में कमी आ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है, ये सब मैंने लिख दिया। फिर उसी को मैंने आगे फिर डील किया कि कैसे कैसे हो रहा है ये। फिर अगला इसमें सेक्शन था कि राज्य सरकार क्या, मतलब केंद्र सरकार प्रयास कर रही है जनसंख्या को स्थिर करने के लिए। तो मुझे उस टाइम ये सब याद थे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम था, स्वास्थ्य संबंधी योजना, जागरूकता फैलाई जा रही है, अनुपाय किए जा रहे हैं जैसे आशा आंगनबाड़ी के साथ मिलकर। तो फिर मैंने ये लिख दिया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं। ये मैंने लिखा था केंद्र स्तर का, फिर राज्य स्तर का। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है कि राज्य सरकार क्या क्या आर्थिक विकास के लिए कर रही है। तो महिला उद्यमी योजना है, बिहार उद्यमी योजना है, कौशल विकास कार्यक्रम है, उसका मुझे ये याद थे तो मैं ये सब लिख दी। तो फिर इस क्वेश्चन को मैंने इधर एंड किया कि इन सब आर्थिक गतिविधियों से लोगों की आर्थिक स्थिरता प्रदान कर, जागरूकता फैलाकर जनसंख्या नियंत्रण किया जा रहा है। फिर मैंने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। तो देखा दोस्तों कि किस प्रकार मैंने अपने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सेक्शन को कंप्लीट किया। इसमें आपको जितना डाटा, कोई नीति आयोग का रिपोर्ट हो गया, बजट में कोई चर्चा है तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस आंसर में सिर्फ आप देख सकते हैं कि मैंने कितने डाटा यूज किए हैं। ISFR का रिपोर्ट मैंने एक यूज किया था, एक नीति आयोग का डाटा था, फिर एक बजट का, इसमें मखाना वाले में मैंने बजट का यूज किया था, फिर मिष्टी पहल मैंने कभी पढ़ा था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को मैंने हैंडल किया है। अब देखिए इवेल्युएटेड कॉपी आता है तो मुझे कितना मार्क्स मिलता है इस सेक्शन में। ये 114 नंबर का होता है ये सेक्शन। देखते हैं इसमें कितना मार्क्स मिलता है। तो दोस्तों ये थी मेरी कॉपी जिसे आप लोगों ने मेरे साथ स्क्रीन पे देखा। तब तक के लिए मेहनत जारी रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।